हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नीमराज सुंडा के 6 लेक्चर के बारे में और एग्रोनॉमी के 5 लेक्चर के बारे में। इससे पहले अपन ने एग्रोनॉमी की 4 यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है। इस वाली यूनिट में अपन क्लाइमेट के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट उसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट किसी भी जो एटमॉस्फेयर की पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस की जो एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर a state or condition of the atmosphere at a given place and at a given time. atmosphere क्या होता है? atmosphere होता है it is a colorless, tasteless, odorless mixture of gases that are surrounded the earth के जो चारों तरफ गैसेस का मिक्सचर होता है वो ना तो उनमें ऑर्डर होता है, ना उनमें टेस्ट होता है, ना उनमें कलर होता है। इज द एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। हाउ ईयर द 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विद इन अ हाइट ऑफ द 40 किलोमीटर फॉर द अर्थ सरफेस। Structure of atmosphere based on the vertical temperature difference. Atmosphere is divided into the 4 layer. जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर्स हैं उनको 4 लेयर्स में बांटा गया है, जो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। सबसे फर्स्ट में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अ थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? ट्रोपोस्फियर होता है इट इज़ अ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। ये सबसे नीचे वाली एटमॉस्फियर की लेयर होती है जो एक्सटेंड करती है अप टू हाइट 8 to 18 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जिसको एट द रेट ऑफ द 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 6 डिग्री इसकी जो होगी वो लैप्स रेट होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? लैप्स रेट बोलेंगे। उसके बाद जिसका इट इज़ द इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट्रिक। इट इज़ द dense part of the atmosphere that contain 1855% ऑफ एटमॉस्फेयर मास। ये 95% पूरे जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। ऑल वेदर फिनोमेना इसमें ही होते हैं, लाइक अ क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग ऑक्यूरिंग इन द ट्रोपोस्फियर। उसके बाद सेकेंड वन डिस्कस करते हैं अपन स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? ये सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इट इज़ द सेकेंड मेजर एटमॉस्फेयर लेयर दैट लाई बियॉन्ड द हाइट ऑफ द 18 किलोमीटर एक्सटेंड टू 15 किलोमीटर। इट इज़ द वार्मेस्ट लेयर। इंक्रीज द टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर भी बढ़ता है, इसलिए इसको वार्मेस्ट लेयर बोलते हैं। इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द ईयर। जो मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो इसी लेयर में होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर यूवी रे आर द एब्जॉर्ब इनहेंस द आल्सो कॉल्ड द इसको अपन ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द जोन इज प्रेजेंट एट अबाउट अ हाइट 25 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो मोस्टली 25 किलोमीटर तक ही पाई जाती है अर्थ सरफेस पे। मीजोस्फीयर इट इज़ द लाई अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर अ हाइट ऑफ द 15 किलोमीटर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लाउड रीजन होता है, मतलब ये ठंडा होता है। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है उससे बहुत तेज़ी से टेम्परेचर डिक्रीज होता है मीजोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर क्या आता है? इन दिस लेयर एटमॉस्फेयर डेंस एंड द एक्सट्रीमली लो। जो एक्सट्रीमली लो होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज द एक्सटेंडिंग हाइट 80 से 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड एज द आयनोस्फीयर। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड द पॉसिबल थ्रू दिस द आयन लेयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर इज
कॉल्ड इज द एक्सोस्फीयर। जो सबसे ज़्यादा बाहर होती है उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एक्सोस्फीयर इज द लेयर अबाउट द आइनोस्फीयर। टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। उसके बाद अपन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर एंड प्रिंसिपल गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है 78.08% होता है। ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। कंपोजिशन ऑफ द सोयल लेयर का कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द मोर और लेस सेम एज द एटमॉस्फेयर। मतलब जो सोयल में नाइट्रोजन होता है वो सेम भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। जो ऑक्सीजन होता है वो स्लाइडली थोड़ा सा डिक्रीज पाया जाता है सोयल में। और CO2 तो क्या बोला है, CO2 लेवल विल बी नियरली 8 to 10 टाइम मोर देन एज द कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से 8 से 10 टाइम ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें कितना पाया जाएगा, 0.25 से 0.30% तक जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो सोयल लेयर में पाई जाती है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि किसी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पर मिनट में कितनी रेडिएशन आ रही है उसको अपन बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। डिफाइंड एज द एनर्जी फेलिंग इन 1 minute ऑन अ सरफेस एरिया 1 square centimeter at the outer boundary of the atmosphere held normal to sunlight at the mean distance of the earth from the sun. Solar constant value 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसकी SI यूनिट होती है वो 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और इसकी जो SI यूनिट है वो 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर होती है। द सोलर रेडिएशन इज द रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पार्टिकल्स आर कॉल्ड इन द क्वांटा या फोटोन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है उन पार्टिकल्स को अपन क्वांटा या फोटोन्स कहते हैं। पार क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है। जो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स अस यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ फ्रॉम 0.4 to 0.7 UM। द रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर इज द मोस्ट एक्टिव। फोटोसिंथेसिस इज नाउ एज अ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। उनको अपन फोटोसिंथेटिक रेडिएशन कहते हैं जिन पार्टिकल्स की 400 से 700 नैनोमीटर होती हैं उनकी वेवलेंथ। पार और फोटो आर द मेजर फाइट द फोटोन सेंसोमीटर। फोटोन जो सेंसोमीटर हैं उसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को मेजर किया जाता है। जो इसकी यूनिट होती है वह आइंस्टाइन होती है या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। लक्स इट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिट। जो इसकी पुरानी यूनिट है इसकी जो वो है लक्स ओल्डेस्ट यूनिट टू द मेजर द इंटेंसिटी ब्राइटनेस ऑफ द सोलर रेडिएशन। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ। जो नैरो वेवलेंथ रेडिएशन को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। लक्स इसकी पुरानी यूनिट थी, आइंस्टीन वाट्स इसकी यूनिट है। और क्वांटम सेंसोमीटर से पार जो हैं फोटोन हैं उनको मेजर किया जाता है। लैप्स रेट क्या होती है कि जब एल्टीट्यूड बढ़ता है वर्टिकल टेम्परेचर और डिक्रीज होता है तो उसको अपन लैप्स रेट बोलते हैं। द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडेंट इज द एक्सप्रेस द लैप्स रेट। नॉर्मली लैप्स रेट जो होती हैं वो 6.5 सेंटीमीटर होती है पर किलोमीटर में। मतलब 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा। एडेप्टिक लैप्स रेट क्या होती है, द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज अस ईयर राइज और फॉल इज कॉल्ड इन द एडेप्टिक लैप्स रेट। ड्राई एडेप्टिक लैप्स रेट दर होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। द कंडीशन इन विच दियर aberrant rise insist of fall in the temperature is called inversion।
उसको अपन इन्वर्जन बोलते हैं। एल्बिडो इट इज़ द रेडिएशन विथ द इनकमिंग आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशन आ रही है, जो सोलर रेडिएशन जा रही है, उसको अपन एल्बिडो कहते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस इज नाउ एज अ एल्बिडो। कितनी परसेंट में वो वापस रिफ्लेक्टेड हो रही है अर्थ सरफेस से, उसको अपन एल्बिडो कहते हैं। इसको अपन एक्सप्रेस्ड करते हैं परसेंटेज से। द एल्बिडो ऑफ द क्रॉप सरफेस इज रनिंग बिटवीन द 23 to 30% होता है। जो क्रॉप सरफेस का होता है वो 23 से 30% होता है, और फ्रेश स्नो का होता है 75 से 95% होता है। जो सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है वह फ्रेश स्नो का होता है, बर्फ़ का होता है 75 से 95%। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है कि ये एक जो वेदर होता है उसका सिमुलेशन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन में, किसी भी पर्टिकुलर जगह का, वहाँ का कैसा वेदर कंडीशंस रही, उसको अपन क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट इज अ जनरलाइज वेदर और सिमुलेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ गिव रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब 30 से 31 ईयर्स में होते हैं। उसका जो 30 से 31 ईयर का जो डाटा होता है उसके अंदर उसका कैसा वेदर रहा, वो वहाँ का क्लाइमेट फिर वैसा ही होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट। क्लासिफिकेशन जैसे कि डी कैंडेलर, कॉपेन ने, ट्रोल ने दिया और थॉर्नवेट ने। जो डी कैंडेलर ने दिया था 1900 एडी में दिया था। द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेजिटेशन। कोपेन ने 1936 में दिया था। उसने इस जो डी कैंडेले था उसने वेजिटेशन के अकॉर्डिंग दिया। कोपेन ने डिवाइडेड टू वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू द 5 ग्रुप बेस्ड ऑन द वेदर एलिमेंट। वेदर एलिमेंट के अकॉर्डिंग किसने दिया था? कोपेन ने दिया था, थॉर्नवेट ने। दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन द सर्टिफैक्ट्री एक्सप्लेन द वेजिटेशन जोन ऑफ द ट्रॉपिकल अफ्रीका और अमेरिका। इसने भी वेजिटेशन जोन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। दिस इज द क्लासिफिकेशन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। एग्रीकल्चर के लिए ट्रोल ने दिया था 1965 में। थॉर्नवेट ने दिया कि जो प्रिसिपिटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, प्रिसिपिटेशन के अकॉर्डिंग जो दिया था वो दिया था थॉर्नवेट ने। बेस्ड ऑन द पीई इंडेक्स TE एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो PE इंडेक्स है प्रिसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, वो होता है एनुअल प्रिसिपिटेशन अपॉन एनुअल इवापोरेशन इनटू 100। तो उससे अपन थॉर्नवेट ने ये वाला दिया था। उसके बाद में आता है मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स जो एक्रिप ऑन द ड्राई लैंड। ICR अडॉप्टेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। जो मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स से जो क्लासिफिकेशन किया था वो एक्रिप द्वारा सबसे फर्स्ट में अडॉप्ट किया गया था। जो मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स निकाली जाती है वो P - PET अपॉन PET अपॉन 100 से निकाली जाती हैं। जो PET का मीन्स है यहाँ पर पोटेंशियल ईवो ट्रांसपिरेशन, और प्रेसिपिटेशन को अगर उसमें से माइनस करेंगे तो वो निकलेगी। टाइप ऑफ द क्लाइमेट मॉइस्चर डिफिशिएंट वैल्यूज़। सब ह्यूमिड में 0 से 33.3% होगा। सम एरिड में -33.3 से -66.6 होगा। एरिड में -66 से ज़्यादा होगा। एरिड में कितना होगा? -66.6 से ज़्यादा होगा। सब ह्यूमिड में 0 से 33.3 से ज़्यादा होगा। उसके बाद में मेजर ऑफ द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर कंटेंट है उसको अपन ह्यूमिडिटी कह लेते हैं। ह्यूमिडिटी 3 टाइप्स की होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है इन एयर में, और सेचुरेशन के लिए कितना वाटर है उसका अगर रेशियो अपन निकालेंगे तो उसको अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन expressed in percentage, simple in measurement, mostly used for agriculture। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है उसकी ग्राम पर
ग्राम में होती हैं। उसके बाद अपन प्रेसिपिटेशन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसको अपन जनरली अपन डेली यूजेस में काम लेते हैं, जैसे रेन किसको कहते हैं कि जब रेन वाटर का ड्रॉप्स 0.5 से 6 mm से कम होगा तो उसको रेन बोलेंगे। ड्रिजल ड्रॉप्स का जो साइज होगा 0.5 से कम होगा तो उसको अपन ड्रिजल बोलेंगे। स्नो आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फॉर द सब्लिमेशन। ड्यू क्या होगा, मॉइस्चर कंस्टेंट इन स्मॉल ड्रॉप अपॉन कूल सरफेस। कूल सरफेस पे अगर ड्रॉप्स दिख रही है उसको ड्यू बोलेंगे। फ्रोस्ट क्या होता है, फीदरिंग डिपोसाइट ऑफ आइस। फॉग थिन क्लाउड ऑफ द वेरी साइज। मिस्ट अ वेरी थिन फॉग। वेपर होती है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर एट कॉन्स्टिट्यूट only about the 0.01% of the total global water. फिनोमिनास, इंपॉर्टेंट फिनोमिनास जैसे कि कंटूर क्या होता है, लाइन जॉइंटिंग इक्वल एलिवेशन। आइसोपाथ, लाइन जॉइंटिंग यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी फिनोमिना। किसी भी जो फिनोमिना हो रही है अगर उसकी दो इक्वल लाइंस मिल रही है उसको आइसोपैथ बोलेंगे। आइसोबार बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर दो लाइनें इक्वल है तो उसको आइसोबार बोलेंगे। आइसोहेल्स बोलेंगे जिसकी इक्वल अमाउंट में रेनफॉल हो रही है अगर तो उसको आइसो हाइट्स बोलेंगे। आइसो बात बोलेंगे कि इक्वल वाटर टेबल एलिवेशन है तो उसको आइसो बात बोलेंगे। आइसो हेल्स बोलेंगे लाइन कनेक्टिंग पॉइंट इक्वल सनसाइन हावर, भाई इक्वल सनसाइन हावर है तो उसको आइसो हेल्स बोलेंगे। आइसोफेन क्या बोलेंगे, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिना। और थर्मल लाइन कनेक्टिंग पॉइंट इक्वल टेम्परेचर वाली लाइन है, आइसोथर्म बोलेंगे। आइसोटॉप बोलेंगे इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको आइसोप्लोवल बोलेंगे। लाइन जॉइंटिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। आइसोटेक लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल विंड वेलोसिटी है तो आइसोटेक बोलेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड द यूज। एल्टीमीटर का यूज हाइट को मापने में किया जाता है। एरिडो बैरोमीटर का यूज एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने में यूज किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज विंड स्पीड को नापने में किया जाता है। बॉरफोर्ड स्केल का विंड फोर्स इन सी लेवल। साइक्रोग्राफ का ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। डायनोमीटर का कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापने में। कैम्बेल स्ट्रोक ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन। विंड ECG मोमेंट ऑफ हर्ट। विंड वैन विंड डायरेक्शन को मापने के लिए। टेंशियोमीटर सोयल मॉइस्चर टेंशन को मापने के लिए। ग्लेवेनोमीटर इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए। पोरोमीटर स्टोमेटा बिहेवियर को पता करने के लिए। हाइड्रोमीटर मेजर ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए मिले। लैक्टोमीटर डेंसिटी ऑफ मिल्क प्योरिटी। लाइसीमीटर इवोट्रांसपिरेशन लीचिंग लॉसेस ऑफ वाटर। मैनोमीटर रूट प्रेशर। पेनीमीटर एरिया ऑफ द रेगुलर फिगर। पायरी हेलियोमीटर मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। पायरेनोमीटर मेजर ऑफ टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल। पीजोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट। मेजर जो प्रोजेक्ट होता है उसका एरिया 10,000 से भी ज़्यादा होता है और उसकी कॉस्ट 50 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। जो मीडियम होता है उसमें 2,000 से 10,000 तक एरिया होता है और 5 करोड़ से 25 लाख तक उसकी कॉस्ट होती है। माइनर में 2,000 हेक्टेयर से कम एरिया होता है और 25 लाख से कम कॉस्ट होती है। तो आज अपन ने इसमें क्लाइमेट के बारे में, इम्पोर्टेंट फिनोमिना के बारे में और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में अपन इसकी 6 यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।